अस्सलाम वालेकुम। वेव FM 96.6 के लहरों पर प्रोग्राम करंट अफेयर्स के साथ मैं हूं फ़रूक शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सामने नाज़रीन, करंट अफेयर्स में मेरी आपके साथ मुलाकात हर हफ्ते की दोपहर 2 बजे हुआ करती है और मुख्तलिफ समाजी मौज़ूआत के हवाले से बात की जाती है। करंट अफेयर्स में जब भी मौजू का इंतखाब किया जाता है तो कोशिश होती है कि ऐसे मौजू को चुना जाए जो बहुत अहम हो और उसके ऊपर बात करना भी ज़रूरी हो। ना सिर्फ उस मौजू के ऊपर गुफ्तगू हो बल्कि उसका कुछ सैर हासिल रिज़ल्ट भी हमारे सामने होना चाहिए। सो बिल्कुल वैसा ही आज एक मौजू हमने चुना है जिसको करंट अफेयर का हिस्सा बनाया जाएगा। करंट अफेयर्स में आज हम बात करेंगे एजुकेशन के हवाले से और ख़ास तौर पर हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स के जो मसाइल हैं उनको डिस्कस किया जाएगा कि बच्चों के बेहतर फ्यूचर में क्या चीज़ें उनको सपोर्ट कर सकती हैं, उस सपोर्ट में किस किस का क्या रोल है, क्या ज़िम्मेदारी है और वो अपनी ज़िम्मेदारी को कैसे निभाएगा। वो वालिदैन हैं, वो असातिज़ा हैं, वो इदारे हैं, वो करिकुलम है। तो ये तमाम चीज़ें अपनी अपनी जगह पर कैसे रोल प्ले करती हैं बच्चे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। और आज के दौर में जिसको हम कहते हैं कि 2026 या इसके बाद वाली जो दुनिया है ये जिद्दत की दुनिया है और इसमें चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बदल रही हैं और उनके असरात भी बहुत तेज़ हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा एक जो मसला है या जिस चीज़ को हम फेस कर रहे हैं वो ये है कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन स्पैम की जो कमी है वो बहुत बुरे तरीके से मुतासिर कर रही है। जहाँ पर हम चीज़ों को देखते हैं स्क्रीन्स के ऊपर, गैजेट्स के ऊपर, वहाँ पर तो कंसंट्रेशन स्पैम कम है ही, लेकिन उसके अलावा रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ों पर हमारा टेम्परामेंट इतना कम हो चुका है कि हम चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। हमें ये लगता है कि हम किसी तरीके से शॉर्ट टर्म ट्रैक के ऊपर आए, जल्दी से जल्दी अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचें और जो डिज़ायर रिज़ल्ट्स हैं वो हमें मिल जाएं और दैट्स इट। ये हमारा एक मकसद या गोल होता है जिसको हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल इसी सोच के साथ चलते हैं कि आप एक लिमिटेड सा एक अपने गिर्द एक दायरा खींचें और कोशिश करें कि इस दायरे को जल्दी से जल्दी क्रॉस करके प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल हुआ जाए। सो क्या ऐसा मुमकिन है, उसको भी आज डिस्कस करेंगे। सेकेंडली, ड्यूरिंग स्टडी जब चॉइस की बात आती है उसमें सब्जेक्ट चॉइस है, उसमें आपके डिसिप्लिन की चॉइस है, उसमें आपके करियर की चॉइस है, तो वहाँ पर भी बहुत सारे सवालात ज़हन में आते हैं कि अब इसके बाद की दुनिया में क्या होगा। अगर ये चॉइस गलत हो गई तो मुझे कहाँ पर जाके करेक्शन का मौका मिलेगा। तो ये बातें भी बहुत अहम हैं जिनको आज शो का हिस्सा बनाया जाएगा। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप रब्ता करते हैं हमारे रब्ते के नंबर 0334 1966 966 पर। आपकी कॉल्स और मैसेजेस को शो का हिस्सा बनाया जाता है। अपने मेहमान के साथ हम उन सवालात को, उन मैसेजेस को शेयर भी करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। हमें ज्वाइन करने के लिए आप हमारे ऑफिशियल पेजेस वेव FM 96.6 और करंट अफेयर शो के पेज के ऊपर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें देख भी सकते हैं, अपने पैगामात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन मैसेजेस को भी शो का हिस्सा बनाया जाए। तो जनाब बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब और आज के करंट अफेयर्स के मेहमान से आपको मिलवाते हैं। आज हमें करंट अफेयर शो में ज्वाइन किया है मियाँ अदनान नज़ीर साहब ने। अदनान साहब जो हैं वो प्रिंसिपल हैं एस्पायर कॉलेज सांगला हिल से। आई एम वेरी थैंकफुल कि अदनान साहब स्पेशली सांगला हिल से तशरीफ़ लाए आज के शो के लिए। सर, बंडल ऑफ थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अदनान भाई सबसे पहले तो चूँकि हमारा मौजू है करियर काउंसलिंग या फिर स्पोर्ट फॉर स्टूडेंट्स, करियर, बच्चों के करियर में स्पोर्ट के लिए बहुत सारे अवामिल होते हैं। सो मैं अवामिल की तरफ तो बाद में जाता हूँ, सबसे पहले हम आते हैं इंतखाब की तरफ। ठीक है सर, ये चुनने वाला मरहला इतना मुश्किल क्यों है, सिलेक्शन प्रोसेस बच्चों के लिए, कि अब हम क्या पढ़ेंगे, अब कॉलेज में आना है तो दाखिला ये मुश्किल क्यों है? क्या मुझे MBBS करना है, उसके लिए FSC मेडिकल में पढ़ूंगा। FSC मेडिकल के लिए एफ़र्ट करना शुरू की, 2 साल के बाद MD कैट के एग्ज़ाम्स में गए, वहाँ पे अपीयर नहीं हुए, फिर ट्राई की, फिर अपीयर नहीं हुए, तो वहाँ पे आके एक सोच में जिसे कहते हैं ना एक ब्रेक आ गई, वहाँ से डिसीजन चेंज। अच्छा, अब क्या होगा? सो ये जो डिसीजन है फैसले का या चुनने का चीज़ों को कितना अहम समझते हैं बीइंग दी एडमिनिस्ट्रेटर, बीइंग दी प्रिंसिपल? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फ़रूक भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने आज अपने इस वेव FM 96.6 में आज इनवाइट किया और अपने कीमती वक्त से मुझे भी मौका दिया। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब मैं आ रहा था तो मुझे भी बड़ी एक खुशी थी कि चलें आज आपके इस प्रोग्राम की वसासत से लोगों तक अपने उनके व्यूज़, उनके जो अपने ख्यालात हैं
उनके साथ एक दूसरे से शेयरिंग करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल ऐसे तो आज उसके लिए थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। और जो सर आपने एक क्वेश्चन दिया कि जो बच्चों के आने वाली जो उनकी एजुकेशनल लाइफ है उसमें उनके जो डिसीजंस हैं या उनका जो एक चॉइसेस हैं उनको किस तरह देखा जाए, तो फ़र्क भाई मैं ये समझता हूँ कि जब बच्चा मैट्रिक से ही असल में बेसिकली हमारा अलमिया ये है और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हम तब जाके अपने करियर के हवाले से कॉन्शियस होते हैं जब हम अपनी एजुकेशन फील्ड के लास्ट मराहिल पर होते हैं। वक्त बहुत थोड़ा रह जाता है। उस वक्त हम फिर पूछते हैं, डिसीजन करते हैं और तब क्योंकि तब हमें अपनी जो अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ है उसके हवाले से फ़िक्रमंद होना शुरू हो जाते हैं हम। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो एक आपने कहा करियर के हवाले से, ये 9th-10th जो क्लासेस है ना, ये हमारी बेसिक्स जो चीज़ें हैं, ये हमारी फाउंडेशन है। किसी भी बच्चे की जो तालीम का जो मैदान है उसका जो असल उसका इनिशियल पॉइंट है ना, वो यहीं से स्टार्ट है। तो मेरा ख्याल है कि हमें स्कूल से ही इसका आगाज़ कर देना चाहिए और स्कूल्स के जो हेड्स हैं, स्कूल्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, उनको चाहिए कि इस हवाले से बच्चों को उसी टाइम से ही मतलब कि ना आगाही देना शुरू करें कि बेटा आप अगर फॉर एग्जांपल वो बायो पढ़ रहा है तो बेटा आप क्यों पढ़ रहे हो, आपने क्यों ये चूज़ की है, आप अगर कंप्यूटर की फील्ड में हो तो बेटा क्यों। तो मेरा ख्याल है कि जो उस्ताद है उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उसी स्टेज से उसको जो है वो गाइड करे। और करियर काउंसिल ये कोई मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये एक कोई नई चीज़ है, बल्कि बेसिकली ये एक एडवाइस है जो कि पेरेंट्स को तो है ही है, टीचर्स को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को दे। और मेरा ख्याल है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल भी है कि जो मौल्लम है और जो तौल्लम है, जो मौल्लम को चाहिए कि वो तौल्लम को वो तालीम दे, उस दौर की तालीम दे जो उसके दौर की है, जो उसके दौर। बिल्कुल सही। क्योंकि हमारा दौर तो वो प्रेजेंट में हम रह रहे हैं ना, जो हमने पीछे सीखा, हम वही जो हमने सीखा वही उनको सिखा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन सर अपडेट होना बहुत जरूरी है और इसमें अपग्रेड करना हर इंसान का एक लाजमी जुज़्व है। और मेरा ख्याल है कि मुअल्लम को चाहिए कि तौल्लम को उसके दौर की तालीम दे, जो आने वाला 15-20 साल का दौर है, आना है उसके ऊपर। और उसके लिए डेफिनेटली रिसर्च ज़रूरी है, गाइडेंस ज़रूरी है, एडवाइस ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है कि टीचर से बढ़कर वो बहुत एडवाइस करने वाला कोई भी नहीं है। खुद को तैयार रखना बहुत ज़रूरी है उसके लिए कि जब तक हम उसको अपने आप को रेडी नहीं करेंगे तो हम अच्छा डिलीवर नहीं कर पाएंगे। सर रुझान बड़ा मैटर करता है, जैसे हम अभी चॉइसेस की बात कर रहे थे। जी। सर बच्चों का रुझान क्या देखते हैं, चूँकि आप एक अरसे से माशाल्लाह एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, अभी शो से पहले भी हम बात कर रहे थे, मुख्तलिफ अदवार में मुझे लगता है कि ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। बिल्कुल आपकी बात 100% मैं एग्री करता हूँ, आई डू एग्री विद यू। बेसिकली सर जो इंसान अपने वक्त के साथ इंसान है, वो कोई कौम है, जब तक वो वक्त के साथ अपने आप को चेंज नहीं करेगी, तब्दीली नहीं लेके आएगी, वो तब तक उसी दायरे कार में रहेगी। बिल्कुल सही। और अगर हम जिंदगी का नाम ही मूवमेंट है, जिंदगी हरकत करने का नाम है। बिल्कुल सही। अगर हम हरकत करेंगे, हरकत में बरकत है। बिल्कुल सही। डेफिनेटली जब हम एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट में जाएंगे तो वो हमारे लिए नया तो होगा, लेकिन उसको समझने के लिए हमें मुख्तलिफ स्ट्रेटजी को लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, गाइडेंस लेनी पड़ेगी, उसमें दाखिल होना पड़ेगा। और अगर वो हमारे लिए नई चीज़ है तो मेरा ख्याल है कि हमें नई चीज़ को भी तो सीखना पड़ेगा ना। बिल्कुल। अगर हम इसी डर से, खौफ से उस वहाँ बैठे रहेंगे कि यार नई चीज़ है, कैसे सीखेंगे, कैसे निकलेंगे, कैसे अपनी डेस्टिनेशन तक जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए ज़रूरी ये है कि हमें चेंज करना चाहिए। और चेंजिंग के लिए सबसे पहले अपने आप को जो है वो डिटरमिन करना पड़ेगा और अपना सेल्फ डिसीजन पार जो है वो अपनी करनी पड़ेगी कि हमने किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड को चूज़ करना है और उसको किस तरह आगे लेके चलना है। बात ये होता है कि इंसान फील्ड तो चूज़ कर जाता है, लेकिन उसके अंदर किस तरह उसने मूवमेंट करनी है वो नहीं पता होती। तो उसके लिए डेफिनेटली टीचर्स हैं, उसके जो डेफिनेटली उसके जो सीनियर्स हैं और लोकेलिटी और आने वाला जो वक्त है उसको सोच विचार करके उसके अंदर वो अगर चलता है तो मेरा ख्याल है कि वो ज़रूर कामयाब होगा। सर बच्चों की अप्रोच कैसे देखते हैं, क्या चेंज आया सोच में
देखिए मैं अगर ख़ुद को देखता हूँ यहाँ, आप भी कभी इस चीज़ को गौर करें कि अपने चाइल्डहुड में या टीन एज में बीइंग दी स्टूडेंट, जब हम कॉलेज में थे या 9-10 ग्रेड्स में थे, हमारी अप्रोच मुझे लगता है कि शायद इतनी ज़्यादा वेरिएट नहीं करती थी, स्टैटिक अप्रोच थी। ठीक है, जो पेरेंट्स ने कह दिया अच्छा जी ठीक है हम करने लगे। अब आके डिसीजन में बहुत सारी चीज़ें बच्चे खुद से भी हैंडल करते हैं। बिल्कुल। सो बच्चों का इंटरेस्ट किस हद तक है, ख़ास तौर पर हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन में या रवायती सब्जेक्ट्स को पढ़ने में? सर देखें कि आपकी बात बड़ी अच्छी है कि जब हम लोग मतलब बचपन में थे और चाइल्डहुड में थे, एज अ स्टूडेंट थे, मुझे याद है अभी तक कि जब हम 9th-10th में थे तो हमें हमारे जो टीचर्स हैं वो बड़ी स्ट्रिक्टनेस शो करते थे और एक डर होता था, खौफ होता था, और खौफ से ही हमें वो पढ़ाते थे। हमें खौफ होता था कि यार अगर नहीं करेंगे तो, और वो हमें लिखवाते थे, मतलब कि वो हमें ना क्राइम की तरफ लेके जाते थे। बिल्कुल सही। लेकिन जैसे मैं अब देखता हूँ तो आज का दौर बड़ा चेंज है, एजुकेशन बड़ी इम्प्रूव हुई है, और हमारे जो वालिदैन थे, हमारे अबाउजदाद थे, वो शायद इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज की अगर लेटर वर्जन में देखा जाए तो हर माँ बाप जो है वो पढ़ा लिखा है तकरीबन। और जब एजुकेशन इम्प्रूव हुई है तो डेफिनेटली हर एक पेरेंट की होती है कि मेरा बच्चा इम्प्रूव करे। तो उसमें आजकल की जो अप्रोच है बच्चे की लर्निंग, वो मेरा ख्याल है कि एक लेटेस्ट वर्जन में आ गई है। रोबोटिक सिस्टम की तरफ हम आ गए हैं। ठीक है। बजाय कि क्रैम करने के हम उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में ले आए हैं। और जो बच्चा, जब तक बच्चा अपने प्रैक्टिकल की तरफ नहीं आएगा, बच्चा कैसे परफॉर्म करेगा? तो मेरा ख्याल है कि जब तक पहले बुक से रीडिंग की जाती थी, अब बुक से रीडिंग की बजाय पहले उसको क्रिएटिव की तरफ लिया जाता है। पहले अब इसको एक थ्योरेटिकल की बजाय प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाते हैं। उसको पहले एक 3D वीडियोस जो हैं उनको, उनकी मदद से बच्चे को क्लासरूम के अंदर पहले उसको दिखाया जाता है, फिर उसके ऊपर डिस्कशन होती है और बड़ी कंक्रीट डिस्कशन होती है, जिससे बच्चे को प्रैक्टिकल करने के बाद थ्योरेटिकल वर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं आती और वो इजीली जो है वो लर्निंग अप्रोच के ऊपर आ जाता है। बिलीव करते हैं कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन सिस्टम पे? बिल्कुल सर, कॉन्सेप्चुअल स्टडी के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। लेकिन सर हमारे रवायती सिस्टम में चूँकि इसका रुझान ना होने के बराबर है, अब इवन के अब मैं कभी गौर करें तो पता लगता है एजुकेशन सिस्टम में कि 25% अब कंसेप्चुअल पेपर होता है। मतलब मुझे लगता है कि बहुत देर कर दी यहाँ तक आते बेसिकली अनफॉर्चुनेटली फ़र्क साहब बात यह है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये बड़ा वीक है। वो वीक नहीं है, उनको उनकी पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनको बनाने के लिए वो मेरा ख्याल है कि वो हम वीक हैं वहाँ पर। अगर हमें अप टू डाउनवर्ड में चीज़ें आती हैं तो हम एज इट इज़ करने पे के पाबंद होते हैं, जो जितने भी एजुकेशनल सेक्टर्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये पहले हो जाना चाहिए था और इसका आगाज़ मेरा ख्याल है कि अगर आज से कोई 20-25 साल पहले होता, हम आज इस स्टेज पे ना होते। बिल्कुल हमारा बच्चा मतलब कि अब आके हमें जो है वो करना पड़ रहा है कि जनाब आपका पेपर कॉन्सेप्चुअल आएगा और बच्चे को तैयार करने के लिए टीचर उसके इस तरह के नहीं है मार्केट में। पहले तो हमें टीचर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, पहले अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, पहले अपने आप को जिद्दत में लेके आना पड़ेगा। अगर रवायती एक ट्रेडिशनल एजुकेशन का टीचर जो है वो आगे पढ़ा के लिखवा के चला गया तो मेरा ख्याल है कि अब उसको भी टेक्निक्स लेटेस्ट उसको बदलना होगा ना। और जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे हम सिस्टम को कैसे बदल सकते हैं, हम माशरे को कैसे बदल सकते हैं? इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा रोल एक टीचर का है, एक उस्ताद का है, जिसने क्लासरूम के अंदर जो एक तालीम के इस मैदान में बच्चों को लेके आना है, उसके लिए उसको पहले से प्रिपरेशन करना पड़ेगी, तैयारी करना पड़ेगी और उसको अपग्रेड होना पड़ेगा। वो ज़रूरी है, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। और मेरा ख्याल है कि ये पहले हो जाना चाहिए था। अगर चलें अब आगे हैं तो मेरा ख्याल है कि अब कॉन्सेप्चुअल स्टडी की तरफ जाना चाहिए और ये तब होगा जब हम एक क्रैम सिस्टम से बाहर आएंगे और बच्चे को क्रिएटिव राइटिंग की तरफ, कम्युनिकेशन की तरफ, राइटिंग स्किल्स की तरफ और ओपन डिस्कशन की तरफ हम लेके जाएंगे तो फिर ही बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और जब बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर ही मेरा ख्याल है कि वो चीज़ों को समझने की और बयान करने की, एक्सप्लेन करने की पोजीशन में होगा। बिल्कुल सर। सब कॉन्सेप्चुअल स्टडी की हम बात करें, आपको क्या लगता है कि कॉन्सेप्चुअल स्टडी का करियर के ऊपर कोई इफेक्ट आता है?
डेफिनेटली सर, फैक्ट तो आता है कि जब एक आप कोई चीज़ समझ के करेंगे, फॉर एग्जांपल आप हम एफएससी की बात करते हैं, एफएससी में बच्चों को हम क्रैम करवाते हैं क्योंकि मार्क्स ओरिएंटेड गेम है, मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि वो तो अंडरस्टूड सी बात है, रोड सिस्टम के साथ चीजें चलती हैं। अगर हम इसके ऊपर नहीं करेंगे तो वो मार्क्स नहीं आएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है, जो आप अभी बात कर रहे थे प्रीवियस डिस्कशन में कंसेप्चुअल की, कि बच्चा एनएमडी कैट ई कैट का जो पेपर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरी निगाहों से ऐसे गुजरे कि जो क्लास में तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, बड़े अच्छे मार्क्स लेते थे, लेकिन जब वो इस तरह के एप्टीट्यूड में आते थे, इस तरह के टेस्ट लिए जाते थे, एंट्री टेस्ट में आते थे, तो वहाँ जाके बच्चा फेल हो जाता था। फेल से मुराद के वो उस परसेंटेज से गिर गया। सही। वो क्यों? क्योंकि उसने क्रैम सिस्टम को ज़्यादा फोकस किया, उसी एक दायराकार में रहा, उसी बेल्ट में रहा। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसमें ना सिर्फ उसका बल्कि उसके टीचर जो उनको पढ़ाते रहे होंगे, उनका सबसे बड़ा रोल है। जब वो उनको वहाँ पर ही कॉन्सेप्चुअल स्टडी देंगे तो बच्चा जो है वो अपने आने वाले अनप्रेडिक्टिव जो चीज़ें आती हैं, अनसीन चीज़ें आती हैं, किसी नई जगह पे जाके नए लोगों के सामने नए पेपर के अंदर परफॉर्म करने में जब उसको मौका मिलता है, तो ऐसे बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो दौड़ में आगे होते हैं, ऐसे टेस्ट में जहाँ पर कॉन्सेप्ट का जिक्र आता है वहाँ पीछे रह जाते हैं। सर, दो तरह से अगर एजुकेशन को देखते हैं, आपने एप्टीट्यूड टेस्ट की भी बात की, एमडी कैट है, ई कैट है। अच्छा, इन टेस्ट के अंदर आपने कहा कि जो बच्चे कंसेप्चुअली थोड़ा स्ट्रांग होते हैं अपनी स्टडी में, वो क्लियर कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। जो क्रैम में या फिर रोड सिस्टम को फॉलो करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। दूसरी साइड पे हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन जो है, रवायती तालीम जिसको मैट्रिक स्ट्रीम कहते हैं, या इंटरमीडिएट में एफए, एफएससी, आईकॉम, यहाँ पर आपकी रवायती तालीम में रोड सिस्टम ये चीज़ें आगे हैं, आगे कॉन्सेप्चुअल पीछे है। तो ये दोनों चीज़ें एक ही लेवल के ऊपर क्या कॉन्ट्रडिक्शन नहीं बनाती हैं? बच्चे तो वही वाले आते हैं एप्टीट्यूड में, तो माइंडसेट कैसे चेंज करेंगे फिर? मेरा ख्याल है कि सर इसमें अदारों का बहुत रोल है। इसमें ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होने चाहिए, इसमें सेमिनार्स होने चाहिए, इसमें ऐसे नित नई तकनीक्स और टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज़ करनी चाहिए, जिससे हमें पहले रोड मैप को भी डेफिनेटली हमने नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो हमारा मेन ट्रैक है। लेकिन उसके साथ साथ हम जब थोड़ा ट्रेन करते रहेंगे बच्चों को, जब क्लासरूम के अंदर छोटे छोटे टेस्ट होंगे, टीचर क्लास में पढ़ाता है, एक टॉपिक है, उस टॉपिक में ही से वो बच्चे को कॉन्सेप्चुअल स्टडी देता जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि जब वो 2 साल के बाद इस तरह के टेस्ट में बैठेगा तो वो काफ़ी हद तक, मेरा ख्याल है कि कामयाब हो जाएगा, काफ़ी हद तक वो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करता रहेगा। और जब वो ऐसे टेस्ट में बैठेगा तो वो रोड मैप को भी लेके आ रहा होगा साथ, और जो कॉन्सेप्ट स्टडी है उसको भी लेगा, तो दोनों चीज़ें जब मिलेंगी तो मेरा ख्याल है कि वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेगा। बिल्कुल सही है। सो यहाँ से ये बात सामने आती है कि टीचर्स का रोल बहुत अहम है। जहाँ पर बाकी चीज़ें सपोर्ट करती हैं किसी भी स्टूडेंट के बेहतर करियर के लिए, वहाँ पे टीचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मानी रखती है। टीचर कितने अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकता है, बच्चों के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन बन सकती है, किसी भी स्टूडेंट की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हुए उसके लिए क्या गाइडलाइन हो सकती है, क्या पाथवेज हो सकते हैं, ये एक बेहतर टीचर ही बता सकता है। टीचिंग को भी अभी डिस्कस किया जाएगा। साथ में वालिदैन का किरदार बहुत अहम है, क्योंकि अमूमन डिसीजन मेकिंग में वालिदैन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि चूँकि हम करियर की बात करते हैं, जब स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो तब भी वालिदैन की तरफ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अब बच्चा जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाना चाहिए इसको, क्योंकि हमारा इंतज़ार जो है वो ख़त्म हो चुका है। वो इंतज़ार ख़त्म होने के चक्कर में बच्चा जो है वो अपनी स्टडी तो मुकम्मल कर चुका होता है, लेकिन मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। वो एफ़र्ट जो है वो कहीं बिखर जाती है, वो जहाँ पे फोकस होनी चाहिए वहाँ पे रहती नहीं है। जनाब, ये चीज़ें आपस में लिंक करती हैं, इनको भी अभी डिस्कस किया जाएगा। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप रब्ता कर रहे हैं 0334 1966 966 पर। अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, और ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। करंट अफेयर्स में मेरा और आपका साथ है 3 बजे तक। जनाब, कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। Hello and Assalamualaikum. Welcome to another episode of Knowledge Connect, in which we'll be unraveling pathology and we'll be taking insights from the expert.
In this episode, we spotlight the Department of Medical Laboratory Sciences. We'll be exploring its role in healthcare, the common misconceptions associated with it, and career opportunities for the lab professionals. Our guest today is Ms. Taiba Jamil, who is a microbiologist by profession and the leading lady behind the Department of Medical Laboratory Sciences. She has research experience in infectious diseases and diagnostics, and she'll be bringing her insights into biosafety, lab sciences, and education.